Hello, bhai log. So, how's you all? I hope you all are very good and happy. So, what's the agenda of today's video? Today, we are going to talk about English pedagogy. Yes, you are right. आपने अभी देखा ही होगा अपने थंबनेल पे कि हम लोग इंग्लिश पेडागॉजी में 15 आउट ऑफ 15 कैसे लाएं विद अ सिंपल ट्रिक। सबने देखा, अब सब यही जानने आया है कि ये कैसे हो सकता है सर। तो आपके लिए सबसे पहले आप ये जान लो कि अगर इंग्लिश का आपका ग्रामर कमजोर है, एंटोनिम सिनोनिम वर्ड्स में आपको दिक्कत है, आपसे पैसेज सॉल्व नहीं हो पाता है, तो ये पेडागॉजी जो है ना आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है। 30 में 25 आपके आराम से आ सकते हैं अगर आप इस पेडागॉजी को अच्छे से कर जाओ तो। क्योंकि एज्यूम करता हूँ कि अगर किसी का कितना भी कमजोर हो तो 15 में 10 तो ला ही सकता है वो इंग्लिश में, 10 नहीं तो 8 तो लाएगा, तो 20 से एवं भी उसके नंबर आएंगे अगर उसका एक सेक्शन कमजोर है तब भी। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पेडागॉजी से। अब आप ये कैसे अचीव करोगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगर आप हमारा साथ देते हो तो आप विश्वास करो हम आपका साथ और हाथ दोनों तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप सक्सेसफुल ना हो जाओ। इसकी गारंटी हम लोग लेते हैं, ठीक है। जब तक आपकी एक सरकारी जॉब ना हो जाए, जब तक आप ड्रीम जॉब ना ले लो, तब तक हम लोग आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। अब बिना टाइम गवाए आते हैं आज के क्वेश्चन पे। उससे पहले ये आप समझ लो कि जितने के जितने क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं सेट किए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं पेडागॉजी के। हम लोग वही क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाएंगे ताकि आप एकोमोडेट हो जाओ कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चलो ठीक है, आपको पहले से पता हो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको ऐसे फेस करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। प्लस सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, हम लोग उसमें जो ऑप्शन है उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में फेस ना करना पड़े, कुछ भी आपको नया ना लगे, ठीक है। आप बिना बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑल चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड बाय एक्टिविटीज दैट आर। इसका आंसर क्या होगा आप बताओ। ऑल चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड बाय एक्टिविटीज दैट आर ए प्लान्ड बाय एडल्ट्स, बी प्लान्ड बाय चिल्ड्रन, सी मीनिंगफुल टू देम, डी मीनिंगफुल टू टीचर्स। क्या होगा इसका आंसर? चलो पढ़ लेते हैं एक बार। चिल्ड्रन कैसे मोटिवेट होगा? अगर अगर आपका बच्चा है या आपके घर में कोई बच्चा है तो आप उसको कहते हो कि बेटा तुम ये करना, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम गैस पे देखना दूध बॉयल हो रहा होगा उसको बंद कर देना, तुम फ्रिज बंद कर देना, तुम घर के बाहर मत निकलना, तुम घर में ही खेलना। क्या उससे उसको मोटिवेशन मिलेगा? क्या उससे उसको मज़ा आएगा? आपको लगता है ऐसा? नहीं ना। तो ये तो आपका हुआ नहीं, तो कौन सा होगा आप सोचो। बी प्लान बाई चिल्ड्रन। क्या चिल्ड्रन खुद से 2-3 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा ऐसा है कि वो खुद से कुछ प्लान कर सकता है? आपको लगता है कुछ भी वो कर रहा है अपने प्लान करके कि एक ग्रुप बना रहा है, क्रिकेट टीम बना रहा है, प्लान करके और कह रहा है कि मैं खेलने जाऊंगा, ये करूंगा। क्या 5-6 साल के बच्चे में इतनी कैपेसिटी होती है? नहीं होती है। मीनिंगफुल टू देम, चलो सोचा जा सकता है मीनिंगफुल टू देम। मीनिंगफुल टू टीचर्स, टीचर के लिए मीनिंगफुल हो, उससे बच्चे को कैसे मोटिवेशन मिलेगा? ये तो लॉजिक ही नहीं बनती है ना। मीन्स कि 3 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही खत्म, आप इसको रिजेक्ट करोगे। पहला ये, आज क्या हो गया इसको, एक सेकंड देना आप। हाँ, दूसरा भी आपका नहीं होगा। अब आते तीसरे पे, क्या ये होगा? तो ये बिल्कुल होगा। एक सेकंड में ये थोड़ा उल्टा था, चलिए आपका ये तीसरा आंसर होगा। अभी तीसरा क्यों होगा? जैसे कि आपने कोई बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे को कहा कि बेटा तुम मिट्टी में, वो बीच पे गया, वो मिट्टी पे खेल रहा है, ठीक है, या गंगा जी के किनारे है तो गंगा जी का जो बालू होता है वो उससे खेल रहा है। आप बोलते हो बेटा आप उससे ना एक अपना सुंदर सा घर बनाओ, तो उस मिट्टी से क्या करेगा? घर बनाने की कोशिश करेगा। कहोगे बेटा आप इसे एक बैग बनाओ, तो बैग बनाने की कोशिश करेगा। फिर कहोगे बेटा जैसा आपने देखा ना गोल गोल बॉल होते हैं, आप ऐसा बॉल बनाने की कोशिश करो, तो बॉल बनाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या हुआ? उसको मोटिवेशन भी मिल रहा है कि अच्छा मैं इस मिट्टी से ये बनाऊंगा तो बॉल बन जाएगा, इस मिट्टी से मैं घर बना सकता हूँ, और एक मीनिंगफुल काम भी कर रहा है। वो सीख रहा है कि घर ऐसे बनता है, बॉल ऐसे बनता है, बॉल इस शेप का होता है, घर इस शेप का होता है, मंदिर इस शेप का होता है, मस्जिद इस शेप का होता है।
हर चीज़ के बारे में वो सीख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक मीनिंगफुल चीज़ हुआ जो आप बच्चे ने सीखा खुद से एक्टिविटी करके, उसको उससे मोटिवेशन मिला। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका आंसर यही होगा, मीनिंगफुल टू देम। आप क्लियरली देख पाओ इसलिए मैं इसको फिर से टिक कर देता हूँ। एक सेकंड, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 सबका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये आप देख लो, इसका सॉल्यूशन भी है। ऑल चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड बाई एक्टिविटीज दैट टाइम मीनिंगफुल टू देम। मीन्स खेलते खेलते बच्चा सीख गया तो वही उनके लिए मीनिंगफुल भी हो गया और खेलते खेलते वो सीख भी गया, ठीक है। ये इंकरेज करता है उनको कुछ सीखने में, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करके वो कुछ अपने दिमाग में कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं कि अच्छा ऐसे घर बनता है, ऐसे ये होता है, ऐसे बॉल बनता है, वही बात है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है एट प्राइमरी लेवल, एक सेकेंड, हाँ, एट प्राइमरी लेवल द इंस्ट्रक्शंस फॉर लैंग्वेज गेम और एन एक्टिविटीज शुड बी गिवन बाय ए चाइल्ड्स होम लैंग्वेज और मदर टंग, बी सेकेंड लैंग्वेज और इंग्लिश, सी द स्कूल लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज, डी द टीचर्स लैंग्वेज और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि जो प्राइमरी लेवल है यानी प्राथमिक आपका जो स्तर है बच्चों को पढ़ने का, जैसे 1 से 5 तक का, तो वहाँ पे बच्चों को कौन से लैंग्वेज में पढ़ाया जाए या कौन से लैंग्वेज में उनसे गेम या एक्टिविटी करवाया जाए। आप उनसे किस लैंग्वेज में डिस्कस करोगे, क्या उनके घर के लैंग्वेज में, क्या इंग्लिश में आप बात करोगे, आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हो, आप बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल हो, तो क्या आप अपने इंग्लिश वहाँ पर उनको बताओगे कि वाह देखो मेरा इंग्लिश इतना है, मैं इतना अच्छा इंग्लिश बोलता हूँ, ऐसे बताओगे? पॉसिबल है? नहीं, वो समझेंगे नहीं। आप उनके लिए, आप बच्चों की नज़र में एलियन हो जाओगे, ठीक है। जैसे जादू था एक मूवी में ऋतिक रोशन के, उसी तरीके से आप हो जाओगे एक जादू की तरह। सी द स्कूल लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज। अच्छा, स्कूल का कौन सा लैंग्वेज है भाई? स्कूल अगर इंग्लिश मीडियम हुआ तो इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश में वही बात मैंने आपको अभी बताया कि स्कूल में आप इंग्लिश बच्चों को इंग्लिश में नहीं समझा सकते हो, या उनके स्टेट के लैंग्वेज कुछ हद तक सही हो सकता है कि मान लो कोई लोकल लैंग्वेज हो, कोई अवधी बोल रहा हो यूपी का बच्चा, तो हो सकता है उसको समझ में आ जाए। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि सेम लैंग्वेज के नहीं होंगे, वो अवध के नहीं होंगे, वो कहीं और के होंगे। अगला देखते हैं, ए या सी। बी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब डी में आते हैं, द टीचर्स लैंग्वेज और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मीन्स कि टीचर जिस चीज़ में कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज यूज करना, ये पॉसिबल है? नहीं यार, टीचर का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। टीचर फैसिलिटेटर होता है, उसको बच्चे के अकॉर्डिंग ढलना होता है, ना कि बच्चा टीचर के अकॉर्डिंग ढलेगा, ठीक है। तो आपका कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। आपका ये बिल्कुल गलत हो गया, आपका ये गलत हो गया। आपको ये सीखना है कि बहुत सारे क्लोज ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको ये सीखना होगा कि कैसे ऑप्शन को हम लोग छाटे, कैसे हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करें। जो एलिमिनेट करना सीख गया वो अच्छे से आंसर निकाल सकता है। अब पहला का देखो, अ चाइल्ड्स होम लैंग्वेज और मदर टंग। सब कोई एनसीएफ से लेके कोठाई आयोग तक यही कहता है कि मदर टंग में ही बच्चों को सिखाया जाए प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे मदर टंग इन्होंने खुल के यूज किया है वर्ड, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। क्योंकि स्कूल लैंग्वेज या स्टेट लैंग्वेज का तो कोई मतलब ही नहीं है। स्कूल लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में थोड़ी ना पढ़ाओगे, आपको बच्चों को जो लैंग्वेज समझ में आएगा उसी लैंग्वेज में सिखाओगे ना। अगर कोई केरला का बच्चा है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि इंग्लिश में पढ़े, तो वो इंग्लिश में क्यों पढ़ेगा? उसकी लोकल लैंग्वेज मलयालम है, उसको मलयालम ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है, तो वो मलयालम सीखने की कोशिश करेगा ना। मलयालम में उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना कोई बात, क्योंकि वो जो लैंग्वेज यूज हो रहा है उसके घर में वो मलयालम है। तो आप इसको आपका इसका आंसर समझ में आई होप कि आया हो। अब आते हैं आज के हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। एक सेकंड, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग सेंटेंसेज। राइम्स, सॉन्ग्स एंड चैंट्स आर द वेज फॉर चिल्ड्रन टू। मीन्स कि जब भी आप कोई पोयम बच्चा गाता है या सुनता है या बोलता है तो उससे क्या होता है,
वो चिल्ड्रन में किस चीज, बच्चों को किस चीज़ में हेल्प करता है? ए, इंटरनलाइज वर्ड्स एंड सेंटेंस, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन देखना, नॉट कहा गया है। बहुत लोग एग्जाम में ऐसे ही गलती कर देते हैं जैसे अभी मैंने किया, मैंने नॉट को ध्यान में रखा ही नहीं, और ये नॉट जो ध्यान में हम लोगों ने नहीं रखा, उसके चलते आपका 1 नंबर चला जाएगा क्वेश्चन आते हुए भी। तो जैसे ही आप नॉट वर्ड देखो, आपके पास एक जो रफ शिफ्ट मिलेगा, उस रफ शिफ्ट में आप नॉट लिख लो, ठीक है, ताकि आप गलती से भी गलती ना कर पाओ। अब आते हैं, क्या राइम, सॉन्ग या चैंट करने से कोई भी पोएम अगर बच्चा राइम कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, सुन रहा है या बता रहा है, उससे क्या वर्ड्स को वो सीख पाएगा? क्या कोई राइमिंग, अगर वो कोई राइम गा रहा है तो क्या उससे वर्ड्स सीख रहा है? क्या उससे सेंटेंस स्ट्रक्चर बना पा रहा है? जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, लिटिल शुगर नो पापा, उसने ये किया, क्या उससे वो कुछ वर्ड्स को अंदर अपने अपने वोकैबुलरी में ऐड कर पा रहा है? जैसे यस, हाँ उसने यस सीखा, यस मतलब हाँ पापा, हाँ उसने सीखा लिटिल, लिटिल शुगर कम, लिटिल वर्ड सीखा, शुगर वर्ड सीखा, शुगर मिष्टी नहीं, क्या उससे सेंटेंस बन रहा है? लिटिल शुगर नो पापा, हाँ तो छोटा छोटा सेंटेंस सीख रहा है ना, लिटिल कम शुगर नहीं खाओ नो पापा, ठीक है। क्या उससे वो प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा है? बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन कर पाएगा, ये भी सही, ये भी सही। जॉनी जॉनी यस पापा, लिटिल शुगर नो पापा, प्रोनाउंसिएशन तो कर ही रहा है ना, बोल पा रहा है ना, तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन हो गया। तीसरा, लर्न ग्रामर थ्रू अ टेक्स्ट। अच्छा, वो पोएम से 5 साल 6 साल का बच्चा क्या इस काबिल है कि ग्रामर सीख पाएगा? उसको तो ये नहीं पता कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। वो तो बच्चा अभी ABCD सीख रहा है, अल्फाबेट सीख रहा है, एप्पल सीख रहा है, मैंगो सीख रहा है, आप एनिमल के बारे में सीख रहा है, वो ग्रामर कैसे सीख लेगा? चलो अगला देखते हैं, एक्सटेंड वोकैबुलरी। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, उसने सीखा तो लिटिल, उसने सीखा तो शुगर, उसने सीखा तो यस, ये सब क्या वर्ड्स तो वो सीखे रहा है, ये भी आंसर हो जाएगा। ये भी सही है, में से कौन सही नहीं है, यहाँ पूछा तो नॉट करेक्ट, तो आपका ये सही नहीं है, में से कि यही आपका आंसर होगा। सी, लर्न ग्रामर थ्रू द टेक्स्ट। ये जब आदमी 12 के बाद ग्रेजुएशन लेवल पे जाता है तो वो न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ते पढ़ते सीखने लग जाता है, पर आप 5 साल 6 साल के बच्चे या स्कूल के बच्चों से आप ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं अनटिल कि वो 8 टाइम के एवं नहीं चले गए हो, ठीक है। अब आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, अ टीचर एसेस चिल्ड्रेन, में इसकी एक शिक्षक जो है अपने बच्चे में कैसे एक्सेस करेगा, कैसे समझेगा कि वो कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। एसेस मतलब होता है कि असेसमेंट, वो कैसे असेसमेंट करेगा जो उसने पढ़ाया है उससे वो बच्चों को समझा पाया या नहीं, क्या जो वो बताना चाह रहा था, क्या वो ऑब्जेक्टिव पाना चाह रहा था एक टीचर अपने बच्चों से पढ़ाने के बाद, क्या उस ऑब्जेक्टिव को पाने में वो कामयाब हो पाया है या नहीं, ठीक है। तो अब इस पे आते हैं, पहला आपका ऑप्शन है टू फाइंड आउट एज टू हु द बेस्ट लैंग्वेज यूजर इन द क्लास इज। अच्छा, कोई इंग्लिश का टीचर है, क्या वो ये एक्सेस करना चाहेगा कि आपके उसके क्लास में कौन सबसे अच्छा इंग्लिश बोलता है, या कोई हिंदी का टीचर है तो ये कि क्या उसके क्लास में कौन सबसे अच्छा हिंदी बोलता है? बिल्कुल नहीं। चलो फिर भी आगे देखते हैं, टू फाइंड द लर्निंग गैप्स ऑफ चिल्ड्रेन। हो सकता है उसने जो पढ़ाया हो, एक शिक्षक जो पढ़ाते हैं वो ये उम्मीद तो रखते हैं नहीं कि जो बच्चों को पढ़ाया है क्या वो सीख पाया है कि नहीं, अगर नहीं सीख पाया तो उसके सीखने में और सिखाने में क्या लर्निंग गैप रह गया था, ये बिल्कुल हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं, टू प्लान फर्दर टू हेल्प चिल्ड्रन मूव फॉरवर्ड इन देयर लर्निंग। ये कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लग रहा है। जैसे ही आप देखो ना कि दो सेंटेंस, दो ऑप्शन आपके एकदम क्लोज हैं, पर उसमें एक आपका पॉजिटिव जैसा आ रहा है, दूसरा निगेटिव, तो हमेशा पॉजिटिव पे टिक मार के आना, सीडेड का रूल है। रूल क्या है? अनकहट रूल है, मतलब किसी ने फॉर्मल तरीके से कहा नहीं है, पर क्वेश्चन जिसने किया है ना प्रीवियस 5-10 ईयर का, उसको पता चल गया होगा कि जहाँ आपको पॉजिटिव सेंटेंस दिख जाए, पॉजिटिव सेंटेंस में टिक मारना, हर एग्जाम का यही रूल होता है, वही सही होगा आपका। तो चलो बी एफ सी इज वेरी आसपास, हाँ नियर बाई वर्ड्स,
नियर बाई सेंटेंसेज। ठीक है, अगला, टू कंपेयर अ चाइल्ड टू हिज और हर क्लासमेट, ये तो बिल्कुल ही गलत है, बकवास, बिल्कुल नहीं होगा। टू फाइंड आउट, ये भी नहीं होगा। टू फाइंड द लर्निंग गैप्स ऑफ चिल्ड्रन होगा, बहुत लोग इसके साथ जाएंगे। खैर अभी हम लोग लाइव है नहीं, मुश्किल से आज या कल में हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं हम लोग लाइव आएंगे, लाइव क्लास लेंगे ताकि आप आंसर लाइव दे सको और हम लोग जान सके कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने नहीं सही हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा सके, समझा सके कि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सको, ठीक है। देखो ये भी सही है भाई कि लर्निंग गैप चिल्ड्रन का पता करने के लिए हो सकता है, पर अगला क्या आता है, चिल्ड्रन ने जो सीख रखा है उसको फॉरवर्ड करने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या इसको यूज कर सकते हैं। यस, ये पॉजिटिव है। लर्निंग गैप समथिंग ये निगेटिव हो जाता है, पर ये जो है ना कि टू प्लान फर्दर टू हेल्प चिल्ड्रन मूव फॉरवर्ड इन देयर लर्निंग, अपने शिक्षक या जो भी वो सीख रहा है उस प्रोसेस में वो आगे की ओर बढ़े, इसके लिए प्लान करना। यस, तो आपका आंसर ये सी ही होगा, ठीक है। ये दोनों आसपास थे, पर क्योंकि ये ज़्यादा सुइटेबल लग रहा है तो ये होगा, और ये पॉजिटिव आपका एक पॉजिटिव इमेज भी दे रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ऐसे में आप फंसो तो जहाँ पॉजिटिव सेंटेंस आपको दिख जाए उस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। Bilingual children often use words from one language while speaking the other. This is called A. Code switching, B. Code mixing, C. Multilingual, D. Competence level. बहुत लोग कंफ्यूज होने वाले हैं, मुझे पता है, ए और बी में। अब बताइए, जो आपका ऑप्शन ए है ना वो दिल्ली वालों में बहुत पाया जाता है, ठीक है, और जो बी है आपके साउथ इंडिया में बहुत पाया जाता है। बताओ क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर आपका होगा कोड स्विचिंग। फिर मैं आपको समझाता हूं क्यों होगा। देखो कोड स्विचिंग वो होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं कल मैं बाजार जा रहा था, वेयर आई मेट सुधा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैं हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश में आ गया, और फिर मैं बोलने लगा, पर वो जो थी कुछ खरीद रही थी, सडनली शी सॉ मी। मतलब हम लोग हिंदी जा रहे हैं फिर इंग्लिश जा रहे हैं, फिर हिंदी जा रहे हैं फिर इंग्लिश जा रहे हैं, इस दो लैंग्वेज में अदल बदल कर रहे हैं, एक बोलते हैं फिर इधर आते हैं फिर इंग्लिश बोलते हैं, फिर हिंदी पे आते हैं फिर इंग्लिश बोलते हैं। तो इसी को कहते हैं कोड स्विचिंग। अच्छा, तो कोड मिक्सिंग किसको कहते हैं। तो कोड मिक्सिंग कुछ नहीं होता है, मीन्स कि आप लगातार इंग्लिश बोल दो इंग्लिश बोल दो इंग्लिश बोल दो, पर आपको कुछ ऐसा प्रभाव बोलना है कि आपको उसका इंग्लिश में उस प्रभाव का मीनिंग पता ही नहीं है, तो आपने एक हिंदी प्रभाव यूज कर दिया। आपका फुल सेंटेंस इंग्लिश में था, एक प्रभाव या एक वर्ड ऐसा हिंदी में यूज कर दिया, ठीक है, और फिर आप इंग्लिश में आ गए, इंग्लिश में आ गए, आप 50 सेकंड इंग्लिश बोल रहे हो, बीच में आपको कोई प्रभाव यूज करना हुआ या वर्ड यूज करना हुआ, सेंटेंस यूज करना हुआ, तो आपने एक वर्ड उसको मतलब खूबसूरत वर्ड बनाने के लिए, खूबसूरत सेंटेंस बनाने के लिए आपने एक ऐसा वर्ड या फ्रेज यूज कर दिया, तो उसको कोड मिक्सिंग कहते हैं। हो सकता है ये आपका, देखो कोड स्विचिंग में तो आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जा रहे हो, बस दो ही लैंग्वेज का बात हो रहा है, पर कोड मिक्सिंग में आप बहुत सारी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। मान लिया इंग्लिश बोल रहा हूँ, मुझे हिंदी का प्रभाव अच्छा लगा, मैंने उस इंग्लिश सेंटेंस में एक हिंदी का प्रभाव लिख दिया, फिर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मुझे भोजपुरी का एक प्रभाव याद आ गया, मैंने भोजपुरी उसमें डाल दिया। मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहा हूँ, मुझे तमिल का वर्ड याद आ गया, मैंने उसमें तमिल का वर्ड डाल दिया। तो ये क्या हो गया, बहुत सारी लैंग्वेज को आप बोलते बोलते उसमें कुछ वर्ड्स मिक्स कर दे रहे हो, तो ये कोड मिक्सिंग हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइट आपको इतनी पड़ रही है ना कि आग दे रहा है। सी, मल्टी लैंग्वेजिज्म, ये क्या होता है, मीन्स कि आप कभी फ्रेंच बोल रहे हो, कभी हिंदी बोल रहे हो, कभी इंग्लिश बोल रहे हो, कभी मैथ है कैसे बोलोगे, पर हाँ भोजपुरी बोल रहे हो, मैथिली बोल रहे हो, और्थी बोल रहे हो, वजीका बोल रहे हो, अलग अलग लैंग्वेज को मिक्स करके बोल रहे हो, वो हो गया आपका मल्टी लैंग्वेजिज्म, ठीक है। और डी है आपका कॉम्पिटेंस लेवल, ये तो कुछ है ही नहीं, मीन्स कि आप एक लैंग्वेज को कितना फ्लुएंट बोलते हो, तो वो तो होगा ही नहीं।
तो bilingual children often use words from one language while speaking the other. This is called code switching. समझ गए? इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। आप लोग पढ़ लो, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ पढ़ने के लिए। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चिल्ड्रेन बिगिन देयर जर्नी टुवर्ड्स राइटिंग बाय मेकिंग मार्क्स। दिस मार्क्स आर कॉल्ड। अच्छा, आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, 3 साल 4 साल के बच्चों को, उनके हाथ में आप पेन दे दो, पेपर दे दो या कुछ भी आप मार्कर दे दो, तो वो क्या कहते हैं? वो दीवार पे ऐसे 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 रख देंगे, कहीं भी जहाँ भी मिलेगा वहाँ रख देंगे। वो कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि इसका उससे वो कुछ बना के देखना चाहते हैं कि क्या मीनिंग निकल रहा है। 3 4 साल के बच्चों को आपने देखा होगा, पेन मिलेगा ऐसे 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 करके वो रगड़ते रहते हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना, ये वर्ड मीनिंग का खेल है। जिसको वर्ड मीनिंग आता होगा वो आसानी से इसको सॉल्व कर जाएगा। तो क्या कहते हैं वो ऐसे ऐसे जो कहते हैं, क्या वो ड्राइंग उसको कहते हैं हम लोग? राइटिंग कहते हैं या इन्वेंटिंग स्पेलिंग कहते हैं? भैया ड्राइंग तो आपका वो हो गया जिसमें आप कोई मीनिंगफुल पिक्चर बनाते हो, तो ड्राइंग तो आपका होगा नहीं। स्क्रिबलिंग हो सकता है, राइटिंग राइट तो कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, पर राइटिंग क्या, राइटिंग उस राइटिंग का क्या ही मतलब नहीं। इन्वेंटेड स्पेलिंग, अच्छा ऐसे ऐसे जो रगड़ रहे हैं बच्चे, इसका क्या मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है भाई? क्या निकल रहा है? नहीं, इसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्क्रिबलिंग। जब आप बच्चे ऐसे ऐसे चीज़ को रगड़ते हैं ना इस फ्रेम में, तो इसको स्क्रिबलिंग कहते हैं। ठीक है, स्क्रिबलिंग का मीनिंग ही होता है कि जबरदस्ती लिखना या कुछ भी रगड़ना, कुछ भी ऐसे ही अकर बकर बम्बे बू करना। ठीक है, आप देखो मैंने नीचे पिक्चर भी लगा रखा है स्क्रिबलिंग का। ये क्या है? इन लोगों ने अकर बकर बम्बे बू किया है ना? तो यही आपका स्क्रिबलिंग हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स विल हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप द हैंड राइटिंग लेटर ऑन? बताओ। ए स्पेडिंग क्लॉथ इन एन अलमीरा। अच्छा, मिस कि आप क्या बच्चा जो है अलमीरा से कपड़ा निकाल निकाल कर फेंक रहा है, उससे वो हैंड राइटिंग डेवलप कर लेगा? हैंड राइटिंग का तो पता नहीं, पर मम्मी का काम जरूर बढ़ा देगा। स्पेलिंग ऑफ समथिंग मीन्स कि कोई भी चीज़ है उसको बिखेर के फेंक दे रहा है। अच्छा, मम्मी का चमाट खाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा उसके लिए। पिकिंग अप स्टिक्स, अच्छा लकड़ियाँ चुन रहा है, पकड़ रहा है। चलो हो सकता है। डी शेडिंग बीट्स और टू लेसेज। अच्छा मैं बताऊँ कि ये बीट्स क्या होता है। शेड मतलब देखते हो धागा, धागा में कुछ फंसाते हैं, जैसे कोई माला हो गया या मोती का माला हो गया, किसी चीज़ का माला हो गया, शेड में वो मोती फंसाते हैं ना। हाँ, या बहुत लोगों का आपने देखा होगा फ्रेंडशिप बैंड बांधते, तो उसमें शेडिंग बीट्स में वो गुथा जाता है ना। तो यस, आपका आंसर यही डी होगा। बच्चों को मीनिंगफुल हैंड राइटिंग यहीं से डेवलप किया जाता है, ये करके शेडिंग बीट्स ऑन टू लेसेज। इसको आप पिक्चर से देखो, ये बच्चे कैसे कर रहे हैं। इससे वो ऐसे वो सीखेंगे ए कैसे बनता है। ए बनाने के लिए वो उसमें घुसाएंगे मोती, घुसा के ए ऐसे बनाएंगे, उससे वो हैंड राइटिंग भी अपना डेवलप कर रहे होते हैं। हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनका बनता है, उनका फाइन मोटर स्किल डेवलप होता है। फाइन मोटर स्किल मीन्स क्या कि पेन को वो ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे चला रहे हैं। ग्रॉस मोटर स्किल मीन्स क्या, पेन को उन लोगों ने ऐसे पकड़ रखा है, तो ये ग्रॉस हो गया। फाइन मीन्स की पेन पकड़ना सीख गए, उसको अच्छे से चलाना सीख गए। स्क्रिबल क्या था? स्क्रिबल जो था वो ग्रॉस मोटर स्किल था। और ये जो बीट में घुसा रहे हैं शेड में, ये क्या है? ये आपका फाइन मोटर स्किल है। इससे क्या होता है? हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है, हाथ और आँख एक जगह लगा के वो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे हैंड राइटिंग डेवलप होने में काफ़ी मदद मिलता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट इलस्ट्रेशंस इन अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक? मीन्स कि आपने देखा होगा कि आपके बच्चों के टेक्स्ट बुक में बहुत सारे पिक्चर दिए रहते हैं रंग बिरंगे। वो क्यों दिए रहते हैं?
Illustrations help to present language in unfamiliar and memorable context. अच्छा, इसके उसको ऐसे लैंग्वेज में समझाना कि उससे वो आज तक कभी मिला ही नहीं हो। वो बच्चे ने कभी वैसा कुछ देखा ही नहीं हो, पर उसको देखने के बाद इस तरीके से उसके दिमाग में वो बैठ जाए कि यार आंसर तो यही होगा, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके दिमाग में बैठ जाए, ये लगता है। अगला देखते हैं, बी। Illustrations help to match what learners feel and hear to what they see around. अच्छा, पिक्चर ये समझने में, जो बुक में हमारा पिक्चर दिया हुआ है, कि ये समझने में हमारा मदद करता है कि हमारे आसपास क्या है। हो सकता है। सी। डेवलप द विजुअल लिटरेसी ऑफ द चिल्ड्रन। अच्छा, इसके वो देख के समझने का उसमें समझ पैदा करता है। हो सकता है। डी भी देख लेते हैं। appreciates the art and aesthetic sense of the illustrator and teacher। इसके जिसने वो पिक बनाया है या टीचर का को अप्रिशिएट करने के लिए, जितने अच्छा उन्होंने पिक बनाया है या बता रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करने के लिए वो बुक में दिया जाता है बच्चों के लिए। कोई सेंस ही नहीं है इसका। तो ये सबसे पहले आप इसको गलत मानोगे। ठीक है। डेवलप द विजुअल लिटरेसी ऑफ द चिल्ड्रन, हो सकता है, पर सबसे पता है इसमें अच्छा क्या लग रहा है, illustrations to help to present language in unfamiliar and memorable context। मीन्स कि बच्चा जो है, आज तक उसने कभी अपने लाइफ में लायन देखा ही नहीं है। ठीक है, 5-6 साल का बच्चा लायन देखा ही नहीं है, वो बुक में देख रहा है। बुक में देखने के बाद उसका हो क्या रहा है कि उसके दिमाग में डेवलप होता है, अरे लायन के भी एक पूंछ होते हैं, उसके हेयर्स होते हैं, अनफेमिलियर है, उसको पहली बार वो देख ही रहा है। वो अनफेमिलियर कॉन्टेक्स्ट जो है अपने दिमाग में ले रहा है, और उसके दिमाग में वो बैठ रहा है कि अच्छा, शेर के बाल होते हैं, एक पूंछ होता है, शेर के 2 ऐसे दांत निकले होते हैं, और शेर बहुत ताकतवर दिखता है। ये क्या हुआ, अनफेमिलियर कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से उसके दिमाग में वो बैठ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि दूसरा जो कह रहा है आपका कि मैच व्हाट लर्नर्स फील एंड हियर टू व्हाट दे सी अराउंड, मीन कि जो बच्चे आसपास देखते हैं वो लोग वही सीखते हैं। बच्चा आसपास भालू नहीं दिखता होगा, शेर नहीं दिखता होगा, ठीक है, बच्चा तो ये सब देखता नहीं है, तो वो सब कहाँ से, तो इसका मतलब है कि वो नहीं सीख पाएगा। तो वो इसीलिए इसका ऐसा ए होगा कि वो पिक्चर में जो देख रहा है अनफेमिलियर चीज, उसको वो सीख पाएगा, अपने मेमोरी में वो डाल पाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, स्टोरीज इनकरेज चिल्ड्रन टू एंजॉय लैंग्वेज लर्निंग एंड फॉस्टर देयर। मीन्स कि आपकी दादी नानी जो कहानी सुनाती है बच्चों को, उससे क्या होता है, क्या कोई बच्चा सीखता लैंग्वेज कैसे बना या बनेगा? आप खुद बताओ। एक साइड मुझे पेन से लिख कर रहा है, हो सकता है, चांसेस हैं, रख लेते हैं इसको। लाइफ स्किल, रामायण सुन रहे हैं बच्चे, लाइफ स्किल सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर, क्या लिटरेचर को एप्रिसिएट किया जा रहा है, कहानी को एप्रिसिएट किया जा रहा है, जो भाषा है क्या उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है, इसलिए सुनाया जा रहा है कहानी? बिल्कुल हो सकता है। डी, काइनेस्टिक स्किल्स, इसका आंसर मैं बताऊं कि आप बताओगे? इसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं, एंड आई होप कि आप चीट नहीं करोगे, आप खुद से इसका आंसर देने का कोशिश करोगे। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है? मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। आप अगले पेज पे इसका आंसर दिया हुआ है, आई होप कि आप चीट ना करो, उसको देखो ना, मैं कोशिश करूंगा कि आप चीट कर ही नहीं पाओ। आई होप कि आपने आंसर नहीं देखा होगा, मैंने झटाक से उसको हटा दिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हु सेड that children are biologically programmed for language and that language develops in the child in just the same way as other biological functions develop। अच्छा, किसने ये कहा था कि जैसे बायोलॉजिकली हम लोग सांस ले रहे हैं, बायोलॉजिकली हमारे हाथ पर मूव कर रहा है, जैसे बायोलॉजिकली कोई बच्चा पैदा कर पा रहा है, इससे बायोलॉजिकल फंक्शन है ना।
मैसेज से जो है फंक्शन है ना। तो किसने कहा था कि ये लैंग्वेज जो हम सीखते हैं या हम जब जो बोलते हैं वही बायोलॉजिकली पहले से दिमाग में प्रोग्राम किया जाता है। वो भगवान हमें प्रोग्राम करके भेजते हैं कि ये बच्चा ऐसे सीख लेगा, ऐसे बोल लेगा, सब कुछ वो प्रोग्राम पहले से रहता है बायोलॉजिकली। किसने ये कहा था? बी.एफ. स्किनर ने कहा था? नहीं, स्किनर का लैंग्वेज तो कोई ज़्यादा ज़्यादा था नहीं जी। वाइगोत्स्की का था, जीन पियाजे का था, नोविचोक्स्की का था। पर जैसे ही कोई कहे ना कि बायोलॉजिकली प्रोग्राम, तो उसका सबसे पहले अपने दिमाग में जाना चाहिए चॉम्स्की। इन्होंने ही कहा था, एक सेकंड है ना मुझे, इन्होंने ही कहा था नोम चॉम्स्की ने कि बच्चे जो है पहले से माइंड उनका जो है ऐसा बना रहता है, बायोलॉजिकली वो ऐसे डेवलप होते हैं कि पैदा होने के बाद वो जो है वो सीख लेते हैं, वो जो भी आसपास होता है ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं और वो बोलने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकली हम लोग में बना हुआ है ऐसा। पर वाइगोत्स्की क्या कहते थे? वाइगोत्स्की कहते थे कि नहीं, वो बच्चे इन्वायरमेंट से सीखते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की क्या कहना था कि बच्चे इन्वायरमेंट में आसपास जो देखते हैं वो सीखते हैं। और जीन पियाजे कहते थे कि बच्चे देख के सीखते हैं। ठीक है, और जबकि नॉम चॉम्स्की कहते थे कि वो बायोलॉजिकली सीख के आते हैं, मतलब सीख के क्या आते हैं, बायोलॉजिकली उनमें ऐसा प्रोग्राम आता है कि बाहर जो आते हैं वो थोड़ा ग्रास्प कर लेते हैं। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली। इसमें से आप बच्चों को ग्रामर पढ़ा रहे हो तो कौन सा इफेक्टिव नहीं है? फिर से यहाँ आप देखो, यहाँ सीधे आंसर ही दिखा रहा है, बताओ। यहाँ आप देखो, नॉट पूछा है। प्रेजेंट द फॉर्म इन जेन्युइन कम्युनिकेशन। अच्छा, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं उस तरीके से अगर ग्रामर सिखाते कि अच्छा मैं आप लोगों को भी टीच कर रहा हूँ, ठीक है, तो टीच कर रहा हूँ मैं, ये प्रेजेंट टेंस है, ऐसे मैं बता दिया जेन्युइन कम्युनिकेशन के थ्रू, आपने ग्रामर सीख लिया कि अच्छा जो प्रेजेंट में हो रहा है कर रहा हूँ, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, अगला है इलिसिट रिलेवेंट रूल्स ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। जैसे आप कुछ पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको बता दो कि ये ग्रामर का यही एक रूल होता है। चलो ये भी सही है। प्रोवाइड द फॉर्म इन प्रैक्टिस इन रियल लाइफ लाइक कम्युनिकेशन। जैसे आप रियल लाइफ में जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, बोल चाल अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, उसमें आप बता दो कि अच्छा आप जो बोल रहे हो ना, इसमें ये वर्ड जो है नाउन है, ये प्रोनाउन है। अच्छा आपने वो वर्ड बोला था ना, हाँ, तो वो प्रीपोजिशन था। तो आप जब ऐसे बताने लगो तो वो भी आपका ग्रामर इफेक्टिवली पढ़ाने का एक तरीका हुआ। पर लर्न ग्रामर बाय मेमोराइजिंग इट्स रूल एंड रूल्स। देखो जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मेमोराइजिंग ये सब, तो सबसे पहले मानना कि गलत वही है। क्यों? क्योंकि एलसीएफ 2005 हो या आपका कोई भी एनईपी 2020 हो, सब यही कहता है कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग करवाओ, उनको समझाओ, सिखाओ, याद करने के लिए बाध्य मत करो। मीन्स उनको कुछ भी मेमोराइज मत करवाओ, जबरदस्ती याद मत करवाओ, चाहे प्रैक्टिस हो चाहे कैसे भी हो, उनको समझाओ कि वो समझ विकसित कर सके। ठीक है, तो आपका जो गलत होगा ये डी होगा। अब आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मास्टर्स टू एक्वायर लिटरेसी। मीन्स कि आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उसको पढ़ाने पे, उसको मास्टरी करने के लिए, जैसा आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, ठीक है, बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, उस चीज़ पे वो क्या ऐसा करेगा कि उसमें वो मास्टर हासिल कर देगा। मीन्स कि वो बहुत अच्छे से सब कुछ सीख जाएगा। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड फ्लुएंसी, मीन्स कि कैसे बोला जाता है वर्ड्स का, उनको समझ हो और फ्लुएंटली वो बोल सके। अच्छा, साइट वोकेबलरी एंड पैटर्न रिकॉग्निशन कि अच्छा ए कैसे लिखा रहा है, बी कैसे लिखा रहा है, सी कैसे लिखा रहा है, एप्पल का स्पेलिंग क्या होगा, बॉल का स्पेलिंग क्या होगा, ये सीख लें। अच्छा, सी डिकोडिंग एंड लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे जो है लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं उसको खुद से डिकोड कर रहे हैं, उसका मीनिंग निकाल रहे हैं। जैसे कोई बच्चा जो है एक सेंटेंस पढ़ रहा है इंग्लिश में, ठीक है, वो पढ़ तो पा रहा है पर इस सेंटेंस के बीच ऐसा वर्ड आता है जो उसको पता ही नहीं कि उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है,
जैसे वो कुछ सेंटेंस पढ़ा उसके बीच अवेयरनेस आ गया, उसका अवेयरनेस का मीनिंग पता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कॉन्टेक्स्ट, वो जो परसेंटेज पता था उसके कॉन्टेक्स्ट में अपने अनुसार उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा, उसको डिकोड करने की कोशिश करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। अगर वो इतना कर लेता है तभी तो मास्टरी हासिल कर पाएगा, कि वो अब लैंग्वेज अगर जिस वर्ड के बारे में उसको नहीं पता है फिर भी वो पूरा सेंटेंस समझ जा रहा है उस लैंग्वेज, उस मीनिंग को डिकोड करके, तभी कहलाएगा कि उसने लिटरेसी पे मास्टरी अपनी कर ली है। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। आपको डीप पे जाने की जरूरत है नहीं, पर फिर भी मैं डीप का आपको बता देता हूँ आंसर ऑप्शन। एक्यूरेसी एंड फोनोलॉजिकल कंप्रिहेंशन, नहीं यार, कोई छोटा सा बच्चा चाहे सिर्फ 5 साल का कैसे एक लैंग्वेज पे एक्यूरेसी तक पहुंच सकता है, कि उसको नाउन भी अच्छे से उसमें समझ रहा हो, प्रोनाउन भी अच्छे से समझ में आ रहा हो, वो लिख रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा हो, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको डी नहीं होगा। अब आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लैंग्वेज लर्निंग इज कॉल्ड इन एजुकेशन। मीन्स कि जो भी एजुकेशन में हम लोग आईटी फील्ड का यूज कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं। देखो मैं आपको स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, मैं इसके अब हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, स्कूल में भी आजकल बड़े बड़े स्कूल में जाओगे तो वहाँ टेक्नोलॉजी एक बहुत सारा आपका प्रोजेक्टर रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, सब कुछ रहता है ताकि आप बच्चों को अच्छे से समझा सको। तो उसको क्या कहते हैं, आईटी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको हम लोग कहेंगे आईसीटी। क्या कहेंगे, आईसीटी। आईसीटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, आईटी और आईसीटी में डिफरेंस क्या है। आईटी जो होता है आपका हर फील्ड में यूज होता है, जैसे मोबाइल की फील्ड में यूज हो गया, क्रिकेट की फील्ड में हो गया, या कोई अदर फील्ड है, कोई अदर फील्ड में जॉब है उसमें हो गया, आईटी सेक्टर में हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में हो गया। पर आईसीटी का यूज होता है मेनली, और मेनली होता है एजुकेशन सेक्टर के लिए। ठीक है, तो एजुकेशन सेक्टर की जब भी बात आएगी कि आईसीटी, तब वहाँ पे वर्ड यूज होगा आईसीटी, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी का कोई मतलब है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ कोई मतलब है नहीं। अगला आते हैं क्वेश्चन, अ स्कोरिंग गाइड यूज टू एक्सेस द स्टूडेंट्स लर्निंग इज नॉन एच। ठीक है, मीन्स कि ऐसा गाइडलाइन टीचर्स के लिए, ठीक है, कि वो बच्चों को कैसे उसका असेसमेंट करेंगे, उसको क्या कहते हैं, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट तो वो होता है कि अच्छा बच्चे ने ये किया, ठीक है, ये नहीं किया, ठीक है, गलत, ये किया, ठीक है, ये नहीं किया, ठीक है, गलत। इन्फेंसीज हो गया कि आपने बच्चों को बहुत सारा बुक खरीदवा दिया है, कुछ भी उसके पास ये नॉलेज है, 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 भर भर के रख दिया, तो आपने इन्फेंसी बना लिया कि बच्चे ने ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, उसका भी कोई मतलब है नहीं। रीडिंग स्किल, कि बच्चे ने कैसे सीखा, कितना अच्छे से सीखा, उसको आप आउट ऑफ 10 5 दे दो, 6 दे दो, 7 दे दो, अच्छा ये भी कोई तरीका है नहीं असेसमेंट का। तो ऐसा उस गाइडलाइन को क्या कहेंगे कि स्टूडेंट के लर्निंग, स्टूडेंट कैसे सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, इस बार वर्ड पर ध्यान देना, कैसे सीख रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसका उस गाइडलाइन को क्या कहते हैं। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, उसको कहते हैं रूब्रिक। रूब्रिक। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अ स्कोरिंग गाइड यूज्ड टू असिस्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग, मीन्स के गाइड पहले से दिया हुआ है कि आपको बच्चों को ऐसा ही असेसमेंट करना है। ठीक है, उसको हम लोग रूब्रिक्स कहते हैं। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना हो तो आप यहाँ देख ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। आँख बहुत दर्द दे रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लेज मोर स्ट्रेस ऑन। अच्छा, ग्रामर, जैसे हम लोग किसी वर्ड को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, या इंग्लिश से आप कह लो कि किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात का रखा जाता है, ग्रामेटिकली। ए एक्यूरेसी का, बी फ्लुएंसी का, सी सी एप्रोप्रिएटनेस का, डी प्रोनाउंसिएशन का। फ्लुएंसी का कोई लेना देना नहीं है, फ्लुएंसी बोलने में होता है। एप्रोप्रिएटनेस का भी कोई लेना देना नहीं है, सॉरी।
अप्रोप्रिएटनेस हो, हाँ सही है, कुछ हद तक हो सकता है ये अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए कि जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है उसका मीनिंग कुछ कुछ वैसा ही निकल रहा है, ये हो सकता है। प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन का भी यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ट्रांसलेशन हो रहा है, इसको हो सकता है कि लिखने के लिए हो रहा हो सकता है बोलने के लिए हो रहा है, पर यहाँ क्लियर तो है नहीं कि लिखने के लिए हो रहा है या बोलने के लिए, तो प्रोनाउंसिएशन का भी कुछ ज़्यादा अर्थ निकलता नहीं है यहाँ। एक्यूरेसी ये मायने रखता है। एक्यूरेसी मायने क्यों रखता है? मान लो आप हिंदी से इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेट कर रहे हो और आप हिंदी में उसका मीनिंग कुछ और हो, इंग्लिश में उसका मीनिंग कुछ और निकल जाए, तब तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही खत्म हो गया ना, ट्रांसलेशन का जो मकसद था वही खत्म हो गया। किसी ने रामचरितमानस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेशन में कई वर्ड्स उन्होंने इधर उधर कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि यू का मतलब इंग्लिश में आप भी होता है, तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, तो सब कुछ यू ही होता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी तो रही नहीं, तो वो ट्रांसलेशन चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपका जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी पे फोकस किया जाता है, ठीक है। ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी से पूछे गए थे। अगर आप इसको अच्छे से देखा समझा तो आपका 15 में 15 आना निश्चित है। अगर आप इसको नहीं कर पाते तो आपको इसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आप कम से कम एग्जाम से पहले 10 पेपर ऐसा बना के जाना, ठीक है। यानी प्रीवियस 5 साल का पेपर बनाओगे तो 10 पेपर आपके ऐसे निकल ही जाएंगे, और मैं आपके लिए ऐसे कोशिश और लेते हुए आऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सारा, ठीक है। इसी मोटिवेशन से हम लोग कुछ अच्छा कर पाते हैं आपके लिए। तो अब हम लोग आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ हैप्पी फ्यूचर।